महिलाओं के लिए सुरक्षित और प्रगतिशील कार्यस्थल बनाने की पहल। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (MSD) द्वारा महिलाओं के लिए सुरक्षित और प्रगतिशील कार्यस्थल बनाने की पहल कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय युवाओं के कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने के लिए की गई है। कार्यक्रम का उद्देश्य। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला एवं पुरुष ट्रेनीज और ट्रेनिंग प्रोफेशनल जैसे मोबिलाइजर, काउंसलर, प्रशिक्षक, संस्था प्रबंधक आदि की जेंडर और सेक्सुअल हरासमेंट की रोकथाम पौष के बारे में जागरूक करना है। प्रशिक्षण की जानकारी। पहला दिन पंजीकरण, परिचय, जेंडर असमानता को समझना। दूसरा दिन जेंडर का प्रभाव समझना, कौशल प्रशिक्षण केंद्र में जेंडर से संबंधित चुनौतियाँ। सामाजिक परिवर्तन कैसे हो सकता है, परिवर्तन की कहानियाँ। तीसरा दिन पौष एक्ट 2013, सहमति समझने और लेने का महत्व, संकल्प, प्रतिक्रिया और आंकलन। आइए अपना परिचय दें। सभी एक सर्कल में खड़े हो जाएं। नीचे दी गई बातों को एक एक करके बताएं। आपका नाम, आयु और शहर या गांव, किसी एक चिड़िया या पशु का नाम जिसके जैसा आप अभी महसूस कर रहे हैं। हम एक साथ कैसे सीख सकते हैं? सीखने के लिए इच्छुक रहने से, दूसरों के प्रति संवेदनशील बने रहने और एक दूसरे की सहायता करने से, विनम्र बनने और जहां भी आवश्यकता हो अनुमति मांगने से, प्रशिक्षण में कोई अवधारणा या निष्कर्ष ना बनाने और सभी के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने से, ध्यानपूर्वक सुनने और सभी को बोलने का समान अवसर देने से, समय व स्वच्छता का ध्यान रखने और संसाधनों का सदुपयोग करने से। हम आपका स्वागत करते हैं। सीखने के लिए, उत्सुक बने रहने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, दूसरों की सीखने में सहायता करने के लिए, आवश्यकता पड़ने पर सहायता मांगने के लिए, साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आप क्या सोचते हैं? हर वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विभिन्न परिस्थितियों में अपनी प्रतिक्रिया दें। आपके प्रशिक्षक प्रश्न पत्र देंगे। आइए खेलें। 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलें। हाथी की तरह आवाज़ निकालें। 90 साल की बूढ़ी महिला की तरह चलें। बंदर की तरह खाएं। बिल्ली की तरह चलें। शेर की तरह दहाड़ें। व्यापारी की तरह चलें। अपने हाथ, पैर और सिर को हिलाएं और अपने स्थान पर उछलें। आपको क्या दिख रहा है? दाईं तरफ दी गई तस्वीर में आप क्या देख सकते हैं? क्या महिला शर्ट पैंट पहन सकती हैं? क्या पुरुष सलवार कमीज पहन सकते हैं? पुरुष कमज़ोर, महिला ताकतवर। पुरुष जल्दी रोना, महिला आक्रामक। पुरुष देखभाल करना, महिला पैसे कमाना। पुरुष गृह कार्य करना, महिला निर्णय लेना। पुरुष दयालु, महिला कठोर। पुरुष सलवार कमीज, महिला पैंट शर्ट। पुरुष स्तनपान, महिला दाढ़ी मूछें। लिंग और जेंडर में क्या अंतर है? ऊपर वाले फॉर्म जेंडर में भी फीमेल मेल दिए गए हैं और नीचे वाले फॉर्म सेक्स में भी मेल फीमेल दिए गए हैं। जेंडर असमानता। जेंडर असमानता एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके कारण पुरुषों और महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक आदि के आधार पर एक समान नहीं माना जाता है।
जेंडर असमानता के क्या कारण हैं? जेंडर आधारित रूढ़िवादिता, जेंडर आधारित भेदभाव, जेंडर आधारित हिंसा। जेंडर आधारित रूढ़िवादिता जेंडर के आधार पर किसी व्यक्ति के व्यवहार, गुणों व सामाजिक भूमिका को लेकर बनाई जाने वाली सामान्य धारणाओं को जेंडर आधारित रूढ़िवादिता कहते हैं। जेंडर आधारित रूढ़िवादिता के कारण हम स्वयं के प्रति भी धारणाएं बना लेते हैं और इनका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य, रिश्तों के प्रति व्यवहार और समाज में भागीदारी पर भी पड़ता है। जेंडर आधारित रूढ़िवादिता के कारण हम अपने और दूसरों के प्रति ऐसी धारणाएं बना लेते हैं जिनसे महिलाओं और लड़कियों को समाज में पुरुषों और लड़कों से कम मान लिया जाता है। जेंडर आधारित रूढ़िवादिता के उदाहरण: महिलाएं बच्चों की देखभाल करने में बेहतर होती हैं। लड़कों को आक्रामक होना चाहिए। लड़कियां लड़कों की तुलना में कमज़ोर होती हैं। ब्यूटी और सिलाई कोर्स केवल लड़कियों के लिए है। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक कोर्स केवल लड़कों के लिए है। बाहरी प्रशिक्षण स्तर, आउटस्टेशन ट्रेनिंग सेशन का संचालन करने के लिए पुरुष प्रशिक्षक भेजना बेहतर होता है। जेंडर आधारित भेदभाव जेंडर आधारित भेदभाव एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति को उसकी क्षमता के बजाय पुरुष या महिला होने के कारण बेहतर मान लिया जाता है। जेंडर आधारित भेदभाव के उदाहरण: लड़कियों को आर्ट्स और कॉमर्स विषय लेने के लिए कहा जाता है, जबकि लड़कों को साइंस विषय चुनने के लिए बोला जाता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण शिक्षित महिलाओं को नौकरी नहीं करने दी जाती है। कुछ नौकरियों को पुरुषों तक सीमित कर दिया गया है क्योंकि वे नौकरियां कठिन मानी जाती हैं। पुरुषों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। जेंडर के आधार पर नौकरियां प्रदान की जाती हैं, जैसे केवल पुरुष ही ड्राइवर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं को ही रिसेप्शनिस्ट के पद के लिए उपयुक्त माना जाता है। जेंडर आधारित हिंसा जेंडर आधारित हिंसा में किसी व्यक्ति या समुदाय पर उसके जेंडर के आधार पर की जाने वाली शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक हिंसा शामिल है। जेंडर आधारित हिंसा में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक पीड़ित होती हैं। जेंडर आधारित हिंसा के उदाहरण: छेड़छाड़ करना, जैसे गलत तरीके से छूना, सीटी बजाना या अनचाही सहायता की पेशकश करना। कार्यस्थल पर अनुचित चुटकुले सुनाना, बाल विवाह और मानव तस्करी। पितृसत्ता जेंडर असमानता के बहुत से रूप पितृसत्ता से उत्पन्न होते हैं। पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जहां निर्णय लेने का मुख्य अधिकार केवल पुरुषों के पास होता है। यह जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है, जैसे राजनीतिक नेतृत्व, व्यवसाय प्रबंधन, संपत्ति पर पहला अधिकार पुरुषों का होना, क्योंकि उन्हें घर का मुखिया माना जाता है। हालांकि आज समाज में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, लेकिन पितृसत्ता अभी भी महिलाओं को समान अवसरों से दूर कर रही है। पावर वॉक निर्देश: 10 ट्रेनीज एक सीधी लाइन में खड़े होंगे। बाकी ट्रेनीज यह गतिविधि देखेंगे। स्टार्ट लाइन पर खड़े सभी लोगों को एक एक पात्र कैरेक्टर दिया जाएगा। गतिविधि के अंत तक उस पात्र की तरह सोचें और व्यवहार करें। कुछ वाक्य पढ़े जाएंगे। यदि ये आपको दिए गए पात्र पर लागू होते हैं तो एक कदम आगे बढ़ाएं। यदि नहीं तो अपने स्थान पर खड़े रहें। अंतिम वाक्य के बाद अपना पात्र सभी को दिखाएं। पावर वॉक। आइए अब एक सफल और सम्मानजनक जीवन की रेस के लिए तैयार हो जाएं। रेस में शामिल सभी प्रतिभागी साझा करेंगे। आप इस स्थिति में कैसा महसूस कर रहे हैं? आइए
सोचें और चर्चा करें। रेस किसने जीती? उन्होंने रेस क्यों जीती? क्या आपको लगता है कि यह रेस उचित थी? क्या समानता का मतलब निष्पक्षता है? समानता के अंतर्गत समान अवसर प्रदान करने से असमान परिणाम प्राप्त होते हैं, जबकि निष्पक्षता के अंतर्गत सभी की अलग अलग ज़रूरतों के अनुसार उचित अवसर प्रदान करने से समान परिणाम प्राप्त होते हैं। क्या समानता का मतलब निष्पक्षता है? आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है? सारांश। आइए एक वीडियो देखें। यदि आप में से कोई कुछ प्रश्न पूछना या कोई बात बताना चाहते हैं तो साझा करें। आपका गृह कार्य। प्रतिदिन प्रशिक्षण केंद्र में महिला और पुरुष ट्रेनीज को उनके जेंडर के आधार पर किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? आपके जेंडर के आधार पर आपको प्रतिदिन किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? आपके विपरीत लिंग के सहकर्मियों को अपने कार्यस्थल में किस तरह की जेंडर से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? महिलाओं और पुरुषों के लिए एक सुरक्षित और प्रगतिशील कार्य का माहौल बनाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं? आइए ध्यान करें। दूसरा दिन। कल हमने जो सीखा उसे एक कहानी की तरह दोहराएं। हमारे आसपास जेंडर सभी को कैसे प्रभावित करता है? पुरुषों और महिलाओं दोनों के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और निर्णय लेने के कौशल को प्रतिबंधित करता है। लड़कियों और महिलाओं की आगे बढ़ने की प्रतिभा को प्रतिबंधित करता है। पुरुषों और लड़कों को असंवेदनशील बनाता है। जेंडर आधारित हिंसा से कौन प्रभावित है? जेंडर आधारित हिंसा से महिलाएं और पुरुष दोनों ही प्रभावित होते हैं, परंतु पितृसत्ता के कारण महिलाओं पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में हर 3 में से एक महिला किसी प्रकार की जेंडर आधारित हिंसा का सामना करती है। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के साथ जेंडर आधारित हिंसा के मामले 21% बढ़े हैं। क्या जेंडर आधारित हिंसा एक प्रशिक्षण केंद्र पर प्रभाव डाल सकती है? एक प्रशिक्षण केंद्र में जेंडर आधारित हिंसा के प्रभाव के उदाहरण: विश्वास में कमी, संवाद में कमी, अनुपस्थिति में वृद्धि, सीखने का असुरक्षित माहौल, कार्यक्षमता में कमी। जेंडर संबंधित चुनौतियाँ। अपने आप को 2 समूहों में विभाजित करें। समूह क सभी लड़के, समूह ख सभी लड़कियां। जेंडर संबंधित चुनौतियां। सभी सहभागी अब निम्नलिखित बातों को अपने समूहों के बीच साझा करेंगे। प्रतिदिन प्रशिक्षण केंद्र में लड़कों और लड़की ट्रेनीज को उनके जेंडर के आधार पर किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? आपको प्रतिदिन अपने कार्यस्थल पर किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? आपके विपरीत लिंग के सहकर्मियों को कार्यस्थल पर किस प्रकार की जेंडर से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? आपके विचार से महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए एक सुरक्षित और प्रगतिशील कार्य का माहौल बनाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं? जेंडर संबंधित चुनौतियाँ। मुख्य चुनौतियों और उन्हें बदलने के मुख्य कदमों को एक चार्ट पेपर पर लिखें। प्रत्येक समूह से एक सदस्य इन बातों को प्रस्तुत करेंगे। क्या परिवर्तन लाने के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ? सोचें। क्या परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी दूसरों, ट्रेनीज और सहकर्मियों की है, या सभी के लिए सुरक्षित और प्रगतिशील कार्यस्थल बनाने के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ?
आइए विचार करें। आइए अपने कल के जवाबों पर गौर करें। भारत में परिवर्तन के उदाहरण। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता। भारत में परिवर्तन के उदाहरण। महिला दिवस के उपलक्ष्य में पूर्ण रूप से महिला अधिकारियों द्वारा संचालित एमटी स्वर्ण कृष्णा जहाज को समुद्र में भेजा गया था। विश्व के समुद्री इतिहास में इस तरह का यह कार्य पहली बार हुआ। भारत में परिवर्तन के उदाहरण। जनवरी 2021 में भारतीय राष्ट्रीय एयरलाइन द्वारा संचालित पूर्ण महिला पायलटों की टीम ने इतिहास रचा, जब उन्होंने 17 घंटे लंबी नॉन स्टॉप व्यावसायिक उड़ान तय की। भारत में परिवर्तन के उदाहरण। जेंडर के मायनों में परिवर्तन के लिए एनसीईआरटी अपनी किताबों में नए नए तरीके इस्तेमाल कर रही है, जिससे कि एक समावेशी माहौल बनाया जा सके। उदाहरण के लिए, किताब में लड़की को सोलर सिस्टम के बारे में सभी को बताते हुए दिखाना, लड़कियों व महिलाओं को किताबों में रोल मॉडल की तरह दिखाना। क्या यह परिवर्तन पर्याप्त है? सामाजिक समूह द्वारा श्रम भागीदारी 2015। ग्रामीण पुरुष, शहरी पुरुष, ग्रामीण ट्रांसजेंडर, शहरी ट्रांसजेंडर, ग्रामीण महिला, शहरी महिला। क्या यह परिवर्तन पर्याप्त है? वर्ल्ड बैंक के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर में भारत 131 देशों में से 121वें स्थान पर है। ग्रामीण भारत में कृषि कार्य आमतौर पर घर के पास होता है, इसीलिए यह महिला रोजगार के लिए एक सुलभ प्राकृतिक स्रोत है, भले ही आय बहुत ही कम हो और काम का कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो। आर्थिक सर्वे 2018। शहरी भारत में महिलाओं को उपयुक्त रोजगार के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है और सुरक्षित परिवहन की कमी, काम में जेंडर आधारित भेदभाव या अपर्याप्त वेतन उनके लिए बाधाएं पैदा कर सकता है, जो कि महिला श्रम बल की भागीदारी को नकारात्मक रूप से कम करता है। आप एक सुरक्षित और प्रगतिशील कार्य वातावरण कैसे बना सकते हैं? मानसिकता में परिवर्तन लाकर, अवसर बनाकर, कानून संबंधी जानकारी में वृद्धि लाकर। परिवर्तन लाने में हम कैसे योगदान कर सकते हैं? आप यह समझकर शुरू कर सकते हैं कि यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि आपके ट्रेनीज या सहकर्मी आपके आसपास सुरक्षित और सहज महसूस कर रहे हैं। अपने आसपास सभी को सकारात्मक संदेश दें, जैसे आपके पास स्वयं को एक नेता बनाने और अपने घरों, पड़ोस, प्रशिक्षण केंद्रों और कार्यस्थलों में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की जेंडर आधारित हिंसा को जड़ से खत्म करने की शक्ति है। परिवर्तन लाने में हम कैसे योगदान कर सकते हैं? ट्रेनीज को यह समझने में सहायता करें कि जेंडर असमानता का पुरुषों और महिलाओं पर क्या दुष्प्रभाव हो सकता है और वे अपने आसपास परिवर्तन लाने के लिए अधिक जागरूक कैसे हो सकते हैं। रूढ़ियों के एक सेट को तोड़ते हुए रूढ़िवादिता के एक अलग सेट को कायम रखने से बचें, जैसे पुरुषों को महिलाओं को मारना नहीं चाहिए, इसके बजाय उनको महिलाओं की देखभाल करनी चाहिए। छोटे छोटे सत्रों का आयोजन करें जो लड़कों और लड़कियों को महत्वपूर्ण शिक्षाओं को समझने में निरंतर सहायता करें। आइए रोल प्ले करें। आप मेवात में एक प्रशिक्षण केंद्र की प्रबंधन कमेटी में हैं। कम उम्र में शादी, लड़कियों को शिक्षित करने के महत्व के बारे में जागरूकता की कमी और घर में रहने वाली महिलाओं के बारे में कठोर जेंडर आधारित रूढ़िवादी सोच के कारण आपके ट्रेनिंग केंद्र में महिलाओं की अटेंडेंस में काफ़ी कमी आई है। महिला ट्रेनीज की संख्या में तेज़ी से कमी होना प्रबंधन के लिए चिंता का विषय बन गया है। इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? भंवरी देवी की कहानी। भंवरी देवी एक दलित महिला हैं जो राजस्थान सरकार के कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता भी रही हैं। सन 1992 में
उनके साथ उनके पति के सामने 5 उच्च वर्ग के ग्रामीणों ने दुष्कर्म किया। भंवरी देवी राज्य सरकार के कार्यक्रम के तहत बाल विवाह रोकने के निरंतर प्रयास कर रही थी। वह 1 साल की बच्ची की शादी रोकने की कोशिश कर रही थी, जिसका गांव वालों ने विरोध किया। जिला अदालत ने उन 5 लोगों को बरी भी कर दिया। भंवरी देवी को इंसाफ मिले और महिलाएं बेफिक्र होकर कार्यस्थल पर बिना डरे काम कर पाएं। इसके लिए विशाखा नाम के गैर सरकारी संगठनों का एक समूह सुप्रीम कोर्ट तक गया। भंवरी देवी की कहानी। पहली तस्वीर। भंवरी देवी आज भी उसी गांव में रहती हैं जहां उनके दुष्कर्मी रहते हैं। दूसरी तस्वीर। भंवरी देवी के दुष्कर्मियों को बरी करने के खिलाफ सन 1995 में जयपुर में एक विरोध प्रदर्शन किया गया। तीसरी तस्वीर। स्थानीय अखबारों और पत्रिकाओं द्वारा इस मामले की मीडिया कवरेज की गई। पॉश एक्ट 2013 की उत्पत्ति। सन 1997 भारत की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक पल था, जब सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन निर्धारित की, जिसने पूरे देश के संस्थानों के लिए कार्यस्थल पर सेक्सुअल हरासमेंट की रोकथाम और निवारण करने के उपायों को अनिवार्य बना दिया। सन 1997 से पहले कार्यस्थल पर सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करने वाली महिलाओं को निम्नलिखित धाराओं के तहत शिकायत दर्ज करवानी पड़ती थी। आईपीसी की धारा 354, जिसके अंतर्गत महिलाओं की मर्यादा भंग करने के लिए आपराधिक हमले के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, और आईपीसी की धारा 509, जिसके तहत महिलाओं की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों, इशारों या कृत्यों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आपका गृह कार्य। पॉश एक्ट 2013 के बारे में पढ़ें। आइए ध्यान करें। तीसरा दिन। कल हमने जो भी सीखा उसको एक कहानी की तरह दोहराएं। पॉश एक्ट 2013। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अनुसार सेक्सुअल हरासमेंट महिलाओं की गरिमा और समानता के अधिकार को ठेस पहुंचाना है। इस अनुच्छेद में सेक्सुअल हरासमेंट का निषेध, रोकथाम और निवारण की व्यवस्था है। भारत में पॉश एक्ट 2013 के तहत सभी कार्यस्थलों को महिलाओं हेतु सुरक्षित एवं संरक्षित बनाना अनिवार्य किया गया है। हमें पॉश एक्ट 2013 की आवश्यकता क्यों है? पॉश एक्ट 2013 इसलिए बनाया गया है ताकि महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल बन सके और कार्यस्थल में ऐसा माहौल बन पाए जहां महिलाओं को समान दर्जा और समान अवसर मिले। पॉश एक्ट 2013 कार्यस्थल पर सेक्सुअल हरासमेंट को समझना। नियत से ज़्यादा उसका प्रभाव मायने रखता है। इसे समझने के लिए आइए एक वीडियो देखें। पीड़ित महिला कौन हो सकती हैं? कर्मचारी, घरेलू कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, कार्यस्थल पर बाहर से आने वाली महिलाएं और लड़कियां, स्वयं सेविकाएं, छात्राएं। एक कार्यस्थल क्या हो सकता है? निवास स्थान एवं घर, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्था, निजी संस्था, अस्पताल एवं नर्सिंग होम, शैक्षिक संस्थान, कोई भी व्यवसाय जिसमें 10 से कम कर्मचारी हों। व्यवहार के परिणाम। गलत व्यवहार, असहज महसूस करना। सही व्यवहार, सहज महसूस करना। गलत व्यवहार, निस्सहाय महसूस करना। सही व्यवहार, निस्सहाय महसूस ना करना। गलत व्यवहार, अवांछित। सही व्यवहार, वांछित। गलत व्यवहार, अनुचित। सही व्यवहार, उचित। गलत व्यवहार, अनादरपूर्ण। सही व्यवहार, आदरपूर्ण। गलत व्यवहार, गुस्से, उदासी,
शर्म का कारण, सही व्यवहार, खुशी, उत्साह। गलत व्यवहार, आत्मसम्मान को आहत और ग्लानि भाव का कारण। सही व्यवहार, सकारात्मक आत्मसम्मान। सेक्सुअल हरासमेंट के विभिन्न रूप। पहला, सांकेतिक शारीरिक संबंधों से जुड़ी तस्वीरें, वीडियो, पोस्टर या कुछ लिखा हुआ दिखाना। घूरना, गलत तरीके से देखना या यौन भाव वाले इशारे करना। दूसरा, शारीरिक, बिना सहमति के यौन गतिविधियों को करने की कोशिश करना, जैसे छूना, शरीर पर हाथ फेरना, थपथपाना, चूमना, रास्ता रोकना या काम के बीच में तंग करना। तीसरा, मौखिक, शारीरिक अंगों पर अनचाही तारीफ करना, यौन भाव वाले चुटकुले सुनाना या टिप्पणी करना। सेक्सुअल हरासमेंट के विभिन्न रूप। पहला, क्विड प्रो को का अर्थ है किसी का फायदा उठाने के बदले में उसको पदोन्नति का वादा करना या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना। दूसरा, शत्रुतापूर्ण काम का माहौल बनाना। इसे इस तरह से समझा जा सकता है, एक कर्मचारी के आसपास इस तरह का माहौल बना देना कि उसके लिए मन लगाकर काम करना मुश्किल हो जाए, जो कि उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। शत्रुतापूर्ण काम के उदाहरण, यौन संबंधी चुटकुले सुनाना या अश्लील फोटो दिखाना, अनावश्यक छूना या अश्लील इशारे करना, शारीरिक विशेषताओं पर टिप्पणी करना, काम के बीच में तंग करना। पॉश एक्ट 2013, रोकथाम और निषेध। आइए समझते हैं कि कैसे पॉश एक्ट 2013 के अंतर्गत कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए नियोक्ता व जिला अधिकारी जिम्मेदार और जवाबदेह हैं। नियोक्ता कौन होते हैं? सरकारी संस्थान के प्रमुख, निजी कार्यस्थल के प्रमुख, शैक्षिक संस्थान के प्रमुख, निवास स्थान के प्रमुख। नियोक्ता की जिम्मेदारियां: सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध करना, विस्तृत और प्रभावी पॉश नीति बनाना और उसके बारे में सभी को बताना, सेक्सुअल हरासमेंट से जुड़ी समस्याओं के बारे में सभी को जागरूक करना, कार्यस्थल में आंतरिक समिति का गठन करना जिससे कामकाजी महिलाओं को उनकी समस्याओं के लिए एक निवारण प्रणाली या कार्यविधि उपलब्ध कराई जा सके। जिला अधिकारी कौन होते हैं? कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट या एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट। जिला अधिकारी की जिम्मेदारियां: सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध करना, विस्तृत और प्रभावी पॉश नीति बनाना, स्थानीय स्तर पर सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायतों को प्राप्त करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना, यह सुनिश्चित करना कि सेक्सुअल हरासमेंट की समस्याओं के बारे में सभी को जानकारी हो, जिले में स्थानीय समिति का गठन करना ताकि प्रत्येक कामकाजी महिला को सहज वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। कार्यस्थल पर पॉश नीति का महत्व। कार्यस्थल पर गलत व्यवहार को रोकना जो सेक्सुअल हरासमेंट से जुड़ा है, जागरूकता और संवेदीकरण प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यस्थल में सेक्सुअल हरासमेंट की रोकथाम करना, समस्या के निवारण के लिए विस्तृत तरीका और प्रक्रिया बताना। पॉश एक्ट 2013 निवारण। आंतरिक समिति आईसी क्या है? कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले सेक्सुअल हरासमेंट की रोकथाम के लिए पॉश एक्ट 2013 द्वारा 10 से अधिक कर्मचारियों वाली सभी कार्यस्थलों में, महिला कर्मचारी हो या ना हो, एक आंतरिक समिति आईसी का होना अनिवार्य कर दिया गया है। आंतरिक समिति के सदस्य। आंतरिक समिति में महिलाओं का कम से कम 50% प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
स्थानीय समिति एलसी किसके लिए है? प्रत्येक जिले में स्थानीय समिति का होना आवश्यक है। स्थानीय समिति के पास 10 से कम कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों के कर्मचारी, अपने नियोक्ताओं के खिलाफ शिकायत करने वाले कर्मचारी, भले ही उनके कार्यस्थल पर 10 से अधिक कर्मचारी हों, और असंगठित क्षेत्र की महिलाएं अपनी शिकायतें ले जा सकती हैं। स्थानीय समिति के सदस्य। स्थानीय समिति में महिलाओं का कम से कम 50% प्रतिनिधित्व होना चाहिए। समितियों के उद्देश्य: शिकायत की जांच करना, कार्यस्थल पर सेक्सुअल हरासमेंट की सभी शिकायतों का समाधान करना, नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों को शिक्षित और संवेदनशील बनाना। शिकायत कैसे दर्ज करें? शिकायत लिखित रूप में होनी चाहिए। शिकायत कमेटी को शिकायत की 6 प्रतियां दी जानी चाहिए। घटना होने के 3 महीनों के भीतर ही शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। शिकायत दर्ज करने की समय सीमा और 3 महीनों तक बढ़ाई जा सकती है। शिकायत में प्रतिवादी का या के नाम और दोनों पक्षों के बीच कार्य संबंध का वर्णन होना चाहिए। शिकायत कैसे दर्ज करें? शिकायत में हर घटना का वर्णन तारीखों, समय और जगह के साथ किया जाना चाहिए। शिकायत प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर आंतरिक समिति को अपनी जांच पूरी करनी चाहिए। अगर पीड़ित महिला अपनी शिकायत लिखकर दर्ज नहीं करा पाती है, तो समिति को शिकायत लिखने में उसे सहायता उपलब्ध करनी चाहिए। आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को जांच पूरी होने के 10 दिनों के भीतर नियोक्ता या जिला अधिकारी को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। शी बॉक्स। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स शी बॉक्स नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो हर महिला को एक समान सुविधा प्रदान करता है, चाहे वह किसी भी पद पर हो, संगठित या असंगठित, निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रही हो, ताकि सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित शिकायत करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। शिकायत कौन दर्ज कर सकता है? पीड़ित महिला, पीड़ित महिला के रिश्तेदार, पीड़ित महिला के मित्र, सहकर्मी, कोई अन्य व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी हो और जिसने पीड़ित महिला से लिखित में सहमति ली हो। समिति द्वारा उठाए जाने वाले कदम: शिकायत से जुड़ी सारी जानकारी और विवरण की जांच करना, उस व्यक्ति को शिकायत भेजना जिसके खिलाफ शिकायत की गई है, शिकायतकर्ता से मिलना, सेक्सुअल हरासमेंट में लिप्त होने के परिणाम, पॉश नीति या कार्यस्थल के नियमों के अनुसार सजा मिलना, जिस व्यक्ति ने सेक्सुअल हरासमेंट किया है उससे लिखित माफीनामा लेना और उसे चेतावनी देना, उसकी पदोन्नति रोकना या उसे नौकरी से निकालना, दोषी के वेतन से कटौती करके पीड़ित महिला को मुआवजा देना। पुरुषों के खिलाफ झूठी शिकायतें करने के दुष्प्रभाव: कार्यस्थल पर पुरुष महिला सहकर्मियों की सहायता करने से बचेंगे, जिससे महिलाओं की कार्यस्थल पर प्रगति रुकेगी। महिलाएं जब भी सेक्सुअल हरासमेंट की बात करेंगी तो उन पर कम विश्वास किया जाएगा। सहकर्मियों के बीच विश्वास में कमी होगी। पॉश एक्ट 2013 का प्रभाव: यह समझना कि अप्रिय और यौन अनुचित व्यवहार क्या है, शत्रुतापूर्ण काम के माहौल की रोकथाम करना, क्विड प्रो को हरासमेंट से निपटना। आइए दोहराएं, आइए एक वीडियो देखें। सहमति क्या है? कोई व्यक्ति आपसे किसी काम के लिए पूछे और आप उसे अनुमति दें तो यह सहमति है। इसका सरल सा मतलब यह है कि जो भी कहा गया है उसे करने के लिए आप बिना किसी डर या दबाव के सहमति दे रहे हैं। हर व्यक्ति की अपनी निजी सीमाएं होती हैं। अगर कोई भी बिना सहमति के उन्हें लांघने की कोशिश करे तो वह हरासमेंट है।
चाहे वह पुरुष द्वारा किया गया हो या फिर महिला द्वारा। सहमति क्या है? शायद किसी परिस्थिति में कोई पीड़ित महिला डर के कारण अवांछित व्यवहार का विरोध मौखिक रूप से ना भी करे, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें उसकी सहमति है। सहमति का होना या ना होना इशारों, हाव भाव एवं संकेतों से भी समझा जा सकता है। पॉश एक्ट 2013 स्पष्ट रूप से बताता है कि कार्यस्थल में किसी भी प्रकार के अप्रिय यौन व्यवहार को सेक्सुअल हरासमेंट के रूप में गिना जाएगा। कैसे समझे कि सहमति है या नहीं? हमेशा सहमति के लिए पूछें। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, क्या यह ठीक है? अगर यह समझना आवश्यक है कि कई बार कोई प्रतिक्रिया ना आए या सामने वाला सिर्फ शर्मा कर सिर हिला दे या घबरा कर कोई जवाब ना दे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह हाँ कह रही है। कभी कभी लोग इस तरह का जवाब देते हैं क्योंकि या तो वे डरे हुए होते हैं या उन्हें पता ही नहीं होता कि वे क्या करें। छोटी से छोटी गतिविधि जैसे टीम एक्टिविटी के लिए भी आगे बढ़ने से पहले सुनिश्चित करें कि उनकी सहमति है। सहमति के लिए पूछना क्यों महत्वपूर्ण है? सहमति के लिए पूछना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के हाँ कहने का यह मतलब नहीं है कि उसे अपने जवाब पर बने रहना होगा। वे कभी भी असहमति जता सकते हैं। मनुष्य अपनी मानसिकता हमेशा बदलते रहते हैं और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। सहमति ना समझने की वजह से अनुचित यौन व्यवहार की शुरुआत हो सकती है। इसीलिए दूसरों के साथ विश्वास और अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए सहमति के लिए पूछना महत्वपूर्ण है। एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने में आपकी जिम्मेदारियां। कार्यस्थल पर संभावित सेक्सुअल हरासमेंट की गतिविधियों में शामिल होने या उलझने से बचना। कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार को बढ़ावा ना देना। अपने कार्यस्थल की सेक्सुअल हरासमेंट नीति को समझना। यदि आपके कार्यस्थल पर सेक्सुअल हरासमेंट नीति नहीं है तो अपने नियोक्ता को नीति तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करें, भले ही आपके कार्यस्थल में 10 से काम करने वाले व्यक्ति हों। आप एक रोल मॉडल कैसे बन सकते हैं? लड़कों और लड़कियों के बजाय हेलो ऑल जैसी समावेशी भाषा का प्रयोग करें। ट्रेनीज को बिना डर के स्वतंत्र रूप से अपनी बात व्यक्त करने में सहायता करें। अपने आसपास के लोगों के बारे में धारणा बनाते समय जेंडर और सेक्स के बीच के अंतर को समझें। ऐसी किसी भी जेंडर आधारित मान्यता से बचें जिसमें आपको लगे कि किसी गतिविधि में केवल लड़के या लड़कियां ही रुचि लेंगे। आप एक रोल मॉडल कैसे बन सकते हैं? यह सुनिश्चित करें कि आप ट्रेनीज और आपके सहकर्मी सेक्सुअल हरासमेंट को समझते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप ट्रेनीज और आपके सहकर्मी यह समझते हैं कि किसी भी अप्रिय व्यवहार में लिप्त होना एक गंभीर बात है और यदि वे किसी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो इसे रिपोर्ट करना आवश्यक है। अन्य लोगों की सीमाओं का सम्मान करें और उन्हें उचित समय और पर्सनल स्पेस दें ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर आपके पास बिना डर के आ सकें। ट्रेनीज को यह समझने में सहायता करें कि उनके द्वारा बोले गए शब्द या किए गए कार्य उनके साथियों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। आइए संकल्प लें। हम जेंडर या किसी भी तरह की पहचान के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव करने से पहले सोचेंगे कि हमारे व्यवहार का दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। हम एक सुरक्षित, अच्छा और स्वस्थ कार्य वातावरण बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे प्रशिक्षण केंद्रों और कार्यस्थलों पर एक प्रभावी पॉश नीति हो। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पॉश नीति नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए जिसे सभी पढ़ सकें। हम जेंडर से जुड़े मुद्दे और पॉश एक्ट 2013 के बारे में जानकारी बढ़ाने वाली गतिविधियों और प्रशिक्षण में भाग लेंगे। हम संकल्प लेते हैं, हम संकल्प लेते हैं, हम संकल्प लेते हैं।
प्रतिक्रिया और आंकलन। कृपया अपनी प्रतिक्रिया दें।